आइए सुनते हैं शिवानी जी की कहानी मामा जी। कौन कह सकता था कि ये वही मरघिन्नी सी रोहिणी है जो अपने ताऊ की लड़की की मंगनी की साड़ी पहन हर शादी मुंडन पर बन्ने सोहर गाती नटनी सी नाचती थी। आज वो किसी बड़े अफसर की पत्नी को हर क्षेत्र में मात दे सकती थी। गर्मी की छुट्टियों में जब वो पहाड़ आती तो काठगोदाम स्टेशन पर उसका असबाब, एक आँख की कानी मद्रासी आया और बेंत से मड़ा बच्चे का कमोड पूरे स्टेशन पर उसके व्यक्तित्व की मोहर लगा देते। कभी वो बुक स्टॉल पर खड़ी होकर विदेशी पत्रिकाओं के पन्ने उलटती, कभी अपने गोरे चेहरे पर लगे धूप के चश्मे को उतारकर अंग्रेजी में अपने दोनों बच्चों को डांटती और कभी अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में बार बार समय देखती। उसका व्यक्तित्व भी पति की अफसरी के साथ साथ निखर आया था। बड़े अफसर की पत्नी बनना भी कांटों का ताज पहनना है, ये रोनी भली भांति समझ गई थी। पर कुशल पत्नी की भांति वो बिना मीन मेख निकाले जानबूझकर भी मक्खी निगल लेती थी। हर शेर में 2 छटाक का कमीशन उसके अर्दली का जन्मसिद्ध अधिकार था। आया की तनख्वाह, दोनों बच्चों के अंग्रेजी स्कूल की महंगी फीस, ये सब खर्चे तो थे ही, उस पर उसका रहा सहा खून सिखाने को उसके पति राजेंद्र ने हिसार की एक भैंस भी खरीद ली थी। चरी भूसा अल्लम गल्लम से रोहिणी के चपरासी का भत्ता बड़े मज़े से घर बैठे निकलने लगा। पर भैंस के साथ साथ अर्दली की ही चमड़ी चिकने होने लगी। घर के साहब और मेम साहब सब सूखने लगे। इससे तो आपने हाथी पाल लिया होता तो वो भी सस्ता पड़ता, ये मोई तो हर महीने 80 रुपये डकार रही है, वो भुनभुनाकर पति से कहती। पर राजेंद्र सुनी को अनसुनी कर देता। रोहिणी को कभी संतोष नहीं हुआ। एक जिले से दूसरे का तबादला नहीं होता तो वो पति को कर्मण्य होने के ताने देती। तबादला होकर वो तरक्की पर जाता तो वो उसके पिछले पद के लिए बिसुरती, इससे तो आपकी डिप्टी कलेक्टर ही अच्छी थी। कलेक्टर न हुए तहसीलदार हो गए। जब देखो तब एक ना एक मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर कंधे पर सवार है। सेक्रेटेरिएट में ज़रा सी कोशिश से पहुंच जाइएगा। रुकी जीजी को देखिए ना, जीजा जी डिप्टी सेक्रेटरी क्या हुए, रानी बन गई हैं। राजेंद्र ने भी उसे एक दिन रानी बना दिया, पर उसका बड़बड़ाना बंद नहीं हुआ। अब वो भैंस, चपरासी और सेकंड हैंड खरीदी गई हुई फिएट पर बुरी तरह बरसने लगी। दुहेजू पत्नी की भांति दुहेजू मोटर भी दिन रात नखरे दिखाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस पर राजेंद्र गाड़ी चलाने में बेहद घबरा जाता था। इसी से साहब की चुटिया दिन रात ड्राइवर की मुट्ठी में रहती थी। जब चाहे उससे पानी भरवा लें। कभी इंजन में खराबी बता देता, कभी न जाने किस अदृश्य छिद्र से पूरी गाड़ी का पेट्रोल ही सोख लेता। पर साहब भी नेले पर दहला थे। भैंस पालते ही अहीर के जन्मजात गुण दोष उन्होंने स्वयं ही ग्रहण कर लिए। अहीर जिस निर्लज्जता से ग्राहकों के दूध में पानी मिलाता है, उसी बेहयाई से वो अपने अफसरी में पानी मिलाने लगे। कभी दौरे पर जाते तो तगड़ा टीए बिल बनाकर अपने विभाग को मोड़ कर धर देते। जब जी में आता तब दफ्तर जाते। लंच के लिए लौटते तो घंटों खर्राटे लेते। फाइलों को अनाथ अंबार मेज़ पर पड़ा रहता। बाहर घंटी पर बैठा चपरासी ऊँघता और भीतर साहब। रोहिणी अपने नए फ्लैट में आकर भी खुश नहीं हो पाई। एक तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, उस पर राजेंद्र एक उच्च पदस्थ अफसर। दिन रात के मेहमानों ने उसकी नाक में दम कर दिया था। कभी कोई आत्मीय होलडाल लटकाए टोकरी लिए इंटरव्यू के लिए चला आ रहा है, कभी कोई अपनी बदली रुकवाने। टोकरी में लाएंगे भी 20 पहाड़ी सस्ते तोहफे, या पाव भर के एक एक पहाड़ी मिर्चें, या फिर 10 सेर का विशाल बमगोले, सब भीम कद्दू। रोहिणी के जी में कभी कभी तो आता कि वो कद्दू खींच कर मारे अतिथि देवता के सर पर भारतीय नारी का कभी ऐसा दुस्साहस कर सकती है। खूब हंस कर वे अतिथि की अभ्यर्थना करती। जाड़े में जीजा जी, ताई जी या चाची को साथ लेकर आने का अनुरोध करती और अतिथि देवता के जाते ही पति पर बरस पड़ती। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। पिछली रात की पहाड़ की गाड़ी से उसके पति के देहाती उजड्ड मामा जी विदा हुए तो उसने पति को खूब जली कटी सुनाई थी। अपना पेट दिखाने ही ममिया ससुर काली कमाऊ से चले आए थे। उनका कथन था कि उनके पेट में भयानक फोड़ा है। मेडिकल कॉलेज के चरक उनके मत से सहमत नहीं थे। उन्हें केवल वहम की बीमारी थी। ऐसा स्वस्थ पेट उन्होंने कभी नहीं देखा था। रोनी के कथा अनुसार बुढ़े के पेट में कोई भयानक ड्रैगन सी जोंक थी। एक बार में 20 रोटियां खाकर उसका पटरा बैठ गया था। इस पर रोहिणी का कहना था कि मामा जी को खिड़की से पेशाब करते उसने स्वयं देखा था और राजेंद्र कहता था कि ऐसा जघन्य कार्य उसके मामा कभी नहीं कर सकते।
इस बात को लेकर दोनों में सुबह खूब चेचे पेपे हुई और आधा पेट खाकर ही राजेंद्र उठ गया था। इसी से जब दोपहर में राजेंद्र का फ़ोन आया तो रोहिणी का माथा ठनका। नाराज़ होकर गए थे, फिर फ़ोन कैसे आ गया? क्या है? कुछ झल्लाकर ही उसने पूछा। सुनो, तुम्हारे देबूदा आ रहे हैं, अभी अभी तार आया है, बड़े काम के आदमी हैं। रोहिणी, खूब बढ़िया खाना पकाना। रोहिणी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। काम के आदमी है ना, खाक पत्थर। भाई देखो, पकवान टाइप खाना बनवाना, आखिर पुरोहित कुल है, संस्कार थोड़े ही मिटते हैं। हमारे मामा तो हैं नहीं जो खिड़की से छल्लाकर रिसीवर पटक दिया था। रोहिणी ने मायके के कुल को लक्ष्य कर फेंका गया पति का तीखा भाला उसकी छाती में घुप गया। उसके पिता पुरोहित थे, इसे बार बार स्मरण दिलाने की कौन सी आवश्यकता थी? चाहती तो वो भी पति को कैसे कैसे तानों से बीन सकती थी। श्वशुर कुल की कीर्ति क्या उससे छुपी थी? उसकी सुंदरी विधवा तैया सास का उसके श्वशुर से जो रसीला मधुर संबंध था, उसे कौन नहीं जानता। अब चाहे गंगा में कितनी ही डुबकियां लगाकर अपने गौर ललाट को चंदन चर्चित कर ले, राजेंद्र की ताई ललाट का खिला कलुष क्या मिटा सकेंगी? आज देबूदा के आने का समाचार सुन उसकी आंखों में नंदन का चेहरा तैर गया। भाई दूज के दिन अभागे भाई की स्मृति से उसकी आंखें छलछला उठीं। दीन पुरोहित का हतभागा पुत्र नंदन अपनी दीदी की ससुराल में आश्रय की भीख मांगकर ही आया था। रोहिणी के पुरोहित पिता की मृत्यु हो गई थी। दरिद्र अनाथा रूपवती बालिका को केवल उसके सौंदर्य पर ही रीझकर उसके श्वशुर बहू बना ले गए थे। रोहिणी की विधवा माता साधारण ब्राह्मण वृत्ति करने वाले परमानंद पांडे की पत्नी थी। पति को विवाह यज्ञोपवीत से मिले 1-2 दुशाले और रेशमी पीताम्बर देकर ही उसके कन्यादान से मुक्ति पा ली थी। बड़े कष्ट से पुत्री को इंटर तक पढ़ा पाई थी। समधी आग्रह कर स्वयं ही नंदन को भी लेते गए थे। फिर एक बात और थी, नंदन रोहिणी का जुड़वा भाई था। नाक, आँखें, होंठ सब एक ही ठप्पे का, वैसे ही बड़ी बड़ी भोली आँखें, घनी पलकों का एक ही कटाव, यहाँ तक कि दोनों के कच्चे गले की हंसी भी एक सी ही थी। समधी को उसे देखकर लगा जैसे भाई बहन की उस अनुपम जोड़ी में से एक ही को लेने पर एक सुंदर जोड़ा नष्ट होकर रह जाएगा। क्यों न भाई बहन को साथ साथ रखें। विधाता ने उन्हें सब कुछ दिया था। लड़का आराम से पढ़ेगा लिखेगा, माँ क्या खिलाकर पढ़ाएगी? बेचारी स्वयं लोगों के यहाँ फटक फटक कर पेट पालती थी। लड़की और लड़के को दयावान समधी को सौंपकर वह बद्रीनाथ की यात्रा को गईं और फिर नहीं लौटी। तीर्थ यात्रियों को लेकर एक बस उलट गई थी, उसी में रोहिणी की माँ भी गई थी। पहले पहले नंदन को हाथों ही हाथों में नचाया गया, पर धीरे धीरे वो बासी पड़ने लगा। रोहिणी की जिठानी कालिंदी दरिद्र कुल से लाई गई अपनी देवरानी के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती। उसके पति बर्मा में इंजीनियर थे, इसी से विशालांगी कालिंदी पति के वैभव मन में चूर रहती। एक दिन नंदन से बोली, कहो हो छोटे पंडित, पिता से कुछ पूजा पाठ भी सीखे हो या निरी कोरी हंडिया हो? कुछ संकल्प कराना जानते तो तुम्हें बर्मा ले चलती। वहाँ तो पितृपक्ष में जमाने को ब्राह्मण भी नहीं जुटता। पहाड़ी घरों में भला बिना पुरोहित पंडों के निपटी है। अब पिछली रक्षाबंधन में रक्षा बांधने वाला भी कोई नहीं मिला। रक्षा बांधना तो मुझे आता है ना दीदी। समर्थन के लिए मूर्ख नंदन ने सिर झुकाकर बैठी रोहिणी को उकसाया और ज़ोर ज़ोर से सबको सुनाकर हिल हिल कर पढ़ने लगा। येन बद्धो बली राजा। जा भाग बाहर, चीख कर रोहिणी ने उसे भगा दिया। कालिंदी और उसकी नंदे ज़ोर से हंस पड़ीं। रोहिणी की आंखें छलछला गईं। अपने उस मूर्ख जुड़वा सहोदर को लेकर उसे नित्य घर भर के ताने सुनने पड़ते। स्कूल से भागकर वो दिन भर सड़क के आवारा छोकरों के साथ गुल्ली डंडा खेलता, कभी घर भर की औरतों के पेटीकोट और ब्लाउज सुखाने छत पर चढ़ जाता, कभी एक एक आने के पान के लिए 3 मील दूर बाजार भगाया जाता। नंदन में आत्मसम्मान नाम की कोई वस्तु नहीं थी और इसी बात का रोहिणी को सबसे अधिक दुख था। श्वशुर की मृत्यु हुई तो सम्मिलित परिवार का दुर्ग स्वयं ढह गया। रोहिणी अपने दोनों बच्चों और भाई को लेकर पति के साथ रहने लगी। अब वो स्वतंत्र थी। न ताइया सास का अनुशासन था, न ससुर की ताड़ना। कालिंदी बर्मा चली गई थी। दोनों नंदों का विवाह हो गया था। रोहिणी भाई की ओर से उदासीन रही ऐसा भी नहीं था। उसने नंदन के लिए 2-2 मास्टर भी लगवा दिए थे, पर वो हाई स्कूल में लगातार 5 वर्ष फेल होकर पंचवर्षीय योजना पूर्ण कर चुका था। छोटी भांजी से खेलना उसे बहुत पसंद था।
कभी रोहनी की नज़र बचाकर वो नन्ही नीलो के हाथों से बिस्किट छीन के खा लेता, कभी उसके मुंह से दूध की बोतल खींचकर खूब बड़ी बड़ी घूंटे ले लेता। बच्ची जोर से रोती, पर मामा के चेहरे से अपनी माँ का आश्चर्यजनक साम्य देखकर स्वयं ही चुप हो जाती। मामा का चेहरा भी उसकी अबोध आंखों में माँ का ही था। नंदन कभी भांजी को गोद में लिए नौकरों के सागर पेशे में चला जाता और खूब बीड़ियाँ फूंकता। गाजीपुर को राजेंद्र का तबादला हुआ तो नंदन बड़ा प्रसन्न हो गया। जीजाजी जिले के बादशाह थे। उनकी सल्तनत में साले की खूब मौज थी। खूब बड़ी कोठी थी। उसके विराट अहाते में इमली, बेर और आम के दरख्तों का पूरा जंगल था। एक ओर गन्ना खड़ा था, दूसरी ओर अरहर। नंदन जब जग में आता उस बेयाबान में जाकर खो जाता। दीदी के असंख्य अर्दलियों को भी इस घर के भेदी विभीषण के आने से बड़ी सुविधा हो गई थी। वो साहब का अकर्मण्य साला था, इसी से उसे लट्टू सा घुमाया जाने लगा। साइकिल टूटती तो मूर्ख नंदन को फंसाया जाता। नंदन किसी भी अपराध की जयमाला ग्रहण करने को सर्वदा तत्पर रहता। जीजा के अर्दली अली मर्दान से उसकी प्रगाढ़ मैत्री थी। उसी ने उसे अफीम की कुटेव डाल दी। पहले पहले अली अपने किशोर मित्र का शौक स्वयं पूरा करता रहा। फिर उसने नंदन को घर की छोटी मोटी चीज़ें पार करना सिखा उसे उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। जिस दीदी की थाली में नंदन खा रहा था, अब वो उसी में छेद करने लगा। एक दिन राजेंद्र की हाथ की घड़ी खो गई। रात को खोलकर सिरहाने की मेज़ पर रखी थी। सुबह उठा तो नहीं थी। थोड़ी ही देर में पूरे बंगले में तहलका मच गया। तीखी मूछे वाले खुर्राट दरोगा ने घर के नौकरों की चमड़ी उधेड़ दी। गरीब परवर अली मर्दान का एक एक शब्द रोनी को अभी भी याद था। घड़ी मेम साहब के भाई साहब ने चुराई है साहब। उसने दरोगा के पैर पकड़ लिए। क्या कहता है कमबख्त? दरोगा ने उसे ठोकर से दूर पटक दिया। पर घाक दरोगा घाट घाट का पानी पिए था। उसकी आंखों ने चोर पकड़ लिया। नंदन ज़मीन पर नज़र गड़ाए चुप खड़ा था। कसम कुरान की सरकार, कल भैया जी को कबाड़ी से मोल भाव करते मैंने खुद देखा। 25 रुपये मांग रहे थे। राजेंद्र का खून खौल उठा। सिर झुकाए नंदन काँप रहा था। उसकी 350 की घड़ी 25 में? अहमक, बेहया, कहकर राजेंद्र क्रोध में अंधा बन उसे जूतों से ठोकरे मारता बरामदे के एक कोने से दूसरे तक फुटबॉल सा उछालने लगा। क्रोध आने पर राजेंद्र आपे से बाहर हो जाता था। इधर जिलाधीश बनने के पश्चात उसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया था। वो मारते मारते शायद उसकी जान ही ले लेता, पर रोनी उसे खींचकर भीतर ले गई थी। अपने ओहदे का तो ख्याल कीजिए, सब नौकर चाकर देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये अभागा होते ही क्यों नहीं मर गया? आज ये अपमान तो नहीं होता? वो रोने लगी थी, किंतु अंधेरा होते ही जिस भाई की वे मृत्यु कामना कर रही थी, उसी के लिए जी न जाने कैसा कैसा होने लगा। पिछवाड़े जाकर उसने देखा आया खड़ी थी। मेम साहब, भैया जी तो लंगड़ाते लंगड़ाते बंगले से बाहर चले गए थे, वो बोली। मरने दो अभागे को, कहकर रोहनी ने द्वार बंद कर दिया था। उसका वो द्वार तब से भाई के लिए सदा बंद ही रह गया। खोए भाई को ढूंढने का ना उसने कोई प्रयत्न किया, ना राजेंद्र ने। धीरे धीरे नंदन की स्मृति की छाया स्वयं ही मिट गई। आज देबूदा के आने के समाचार से जब बच्चे मामा जी कहकर उत्साह से कमरा ठीक करने लगे हैं और वो पकवान बनाने में जुट गई, तो उसकी अंतरात्मा उसे न जाने क्यों धक्कारने लगी। सगे मूर्ख मामा के अस्तित्व से भी अबोध बच्चे अनभिज्ञ थे, और देबूदा से ऊंचे व्यक्ति के लिए वो कैसी तैयारियों में जुट गई थी। वही देबूदा जिसके पिता उसके सगे ताऊ होकर भी उसके दरिद्र परिवार के कभी हितैषी नहीं रहे। गर्मी की छुट्टियों में घर आते तो देबूदा और उसकी बहन लक्ष्मी गंधर्व किन्नरी की सी सजधज से ऐंठे फिरते। वो डरते डरते लक्ष्मी दीदी के पास जाकर कहती, लच्छी दी, एक साड़ी देंगी मुझे आज? पंत जी के नाती का जन्मदिन है, मुझे नाचना है। बाप रे बाप, तेरा नाच हो गया ना तूफान। जब देखो तब सुनती हूँ साड़ी चाहिए, तेरा नाच है। देती हूँ, पर खबरदार जो एक खरोच भी लगी, अम्मा मुझे मार डालेंगी। मेरी कोई भी साड़ी 30 से कम की नहीं है, ले, कहकर एक रंग उतरी सस्ती रेशमी साड़ी उसकी गोद में पटक देती, और इतना सब सुनकर भी वो मंगनी की साड़ी उठाए ऐसी भागती जैसे दुनिया की सारी दौलत उसके हाथ में आ गई हो। आज वो देबूदा से सब बातों का बदला लेगी। पहले बिठाएगी अपनी दीवान खाने में, फिर बेडरूम, किचन रेंज दिखाकर अपने स्वादिष्ट घृत पकवानों से उन्हें अभिभूत कर देगी। वो देबूदा के ऊंचे स्वभाव को जानती थी। सुना बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, 1-2 वर्ष में मुख्यमंत्री बनने की भी संभावना है, लाखों रुपया बना लिया है।
लच्छी दी ने किसी मुसलमान से अंतरजातीय विवाह कर लिया था और पाकिस्तान चली गई थी। यदि देबूदा ने नंदन की कुशल पूछी तो वो भी तुरुप मार देगी लच्छी दी की कुशल पूछकर। देबूदा आए तो वो एकदम दंग रह गई। कद उनका पहले ही बूटा था, अब एकदम गोल बन गए थे। खद्दर का धोती कुर्ता और टोपी पहन देबूदा बड़े रोबदार लग रहे थे। हाथ के 2-3 कुमलाए पुष्पहार उसकी पुत्री को थमाकर देबूदा हंसते हंसते स्टील के निहत्थे सोफे पर धंस गए। बाप रे बाप, कैसी भाग्यवान है तू रोहिणी, अपने पति को रोज देख तो लेती है। यहाँ तो 4 महीने का आकाश विहारी बना फिर रहा हूँ। ये जिंदगी ही ऐसी है। उन्होंने बड़ी अदा से सिगार की राख गिराई। किसकी पत्नी और किसका पति, वो रोहिणी के निमंत्रित भड़कीले अतिथियों को देखकर कहते जा रहे थे। अभी एमपी दल का नेतृत्व करके लौटा हूँ। आज रात ही फिर दिल्ली पहुंचकर पंडित जी से मिलना है। उन्होंने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसके साहचर्य के बिना पंडित जी के गले के नीचे गुस्सा भी नहीं उतरता। सोचा भाई दूज है, तुझे भी मिलता चलूं। बड़ा अच्छा किया देबूदा, आपको मेरी याद तो आई। क्या करूं बहन, याद क्यों नहीं आती, पर आज जेनेवा कॉन्फ्रेंस है तो कल सऊदी अरेबिया जाना है। अब तू ही बता, ऐसी ज़िंदगी में दम मारने की भी फुर्सत किसे रहती है। उन्होंने अपनी किश्त सी खद्दर की टोपी को उतारकर गोद में धर लिया और आराम से टांगें पसार कर सिगार फूंकने लगे। रोनी ने उस दिन पहाड़ी पकवानों से मेज़ भर दी थी। मोमन डली फूली पूड़ियाँ थीं, पहाड़ी ककड़ी का पीला रायता था, भांग के बीज भून कर बनाई गई दाड़िम की चटनी थी और घी में तले गए कुरकुरे लाल सिंगल थे, जिनकी खुशबू से देबूदा के नथने पड़कने लगे। एक क्षण को वो सऊदी अरेबिया, जिनेवा कॉन्फ्रेंस और पंडित जी को भी भूलकर खाने की सामग्री पर टूट पड़े। रोनी के दोनों बच्चे अपने हिस्से की पूरियां और पकवान टोकरी में भरकर लॉन में पिकनिक मनाने चले गए थे। हरी हरी घास पर चटाई बिछा महिम भागकर पड़ोस के भटिया साहब के बच्चों को पिकनिक का निमंत्रण दे आया था। दोनों बच्चे कैक्टस के बड़े पीपे के पास खड़े होकर मित्र मंडली की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीतर की पार्टी के अतिथियों की हंसी का स्वर अंग्रेजी रिकॉर्ड के संगीत के साथ तैरता आ रहा था। हाउस ऑफ बैम्बू और उसकी लोकप्रिय धुन के साथ सीटी बजाकर महिम एक पैर से ताल दे रहा था कि सहसा उसकी सीटी का स्वर गले में ही सूख गया। दीदी देख, और वो कुछ नहीं कह सका। भय से 8 वर्ष के महिम की गिग्गी बन गई। लॉन के लता द्वार पर एक नंधड़ंग 6 फुटा पगला खड़ा था। उसकी दोनों आंखें लाल अंगारे सी दहक रही थीं। वो धीरे धीरे बच्चे की ओर बिना देखे टोकरी की ओर लोलुप दृष्टि से देखता बढ़ा आ रहा था। उसके हाथ में एक सूखी टहनी थी और दूसरा हाथ कटा था। कोने के नीचे कुछ था ही नहीं। नीलू भाई का हाथ खींचकर भीतर भाग गई। रोनी फ्रिज से मिठाई निकालने आ रही थी। अंधेरे में वो दोनों बच्चों से टकरा गई। अरे यहाँ क्या कर रहे हो गई तुम्हारी पिकनिक? मम्मी देखो। माँ को पाकर नीलू का साहस लौट आया। देखो मम्मी, वो नंगा पगला हमारी टोकरी से पूड़ी निकाल के खा रहा है। खिड़की के कांच से सड़क के लैंपपोस्ट की धुंधली रोशनी में पगला भयानक लग रहा था। दोनों घुटने टेककर वो टोकरी से पूड़ियाँ निकाल नोच नोच कर भूखे कुत्ते की तरह खा रहा था। ये हरामखोर दरबान मुफ्त तनख्वाह लेता है। लॉन के भीतर पागल कैसे आ गया? बड़बड़ाती रोनी ने बाहर की बत्ती जलाई और डपटकर कहा, भाग जा, कौन है तू? पगला उसे देखकर परमहंस योगी की भांति हंस पड़ा। पूड़ी के गस्से से उसके दोनों गाल फूल गए थे। वो फिर हंसा, पर रोहिणी नहीं हंस सकी। घबराकर उसने बुत्ती बुझा दी। उसकी डपट सुनकर दरबान लाठी ठकठका बढ़ाया। उसकी आहट पाते ही पगले ने नटकी सी फुर्ती से अपने कटे हाथ के बावजूद एक ही हाथ से चील की भांति झपट्टा मारकर टोकरी उठा ली और दीवार को लांघकर हवा हो गया। अभागा आया भी तो ठीक भाई दूज के दिन, पर हाथ कैसे कटा? रोहिणी के जी में आया कि दरबान से कहे, भागकर पगले को पकड़ ले। वो पगला उसका सगा जुड़वा भाई है। पर उसका आदेश उसके कंठ में ही विगलित होकर रह गया। पगले ने निस्संदेह उसे पहचान लिया था। कैसे उसकी आंखें क्षण भर को चमक उठी थीं। पहचान कर ही तो वो अपनी चिरपरिचित भोली हंसी हंसने लगा था। पहचान कर भी वो भाग क्यों गया? नहीं, पहचाना नहीं होगा। रोहिणी अपने व्यर्थ तर्क से अपने चित्त को स्वयं शांत करने लगी। अरे भाई कहाँ हो? भीतर से राजेंद्र ने हाँक लगाई। अच्छी मिठाई लेने गई। रोली अक्षत भी लेती आना, तुम्हारे देबूदा का एक एक क्षण अमूल्य है। रोहिणी हड़बड़ाकर पूजा गृह की ओर चली गई। निभृत निसंग पूजन गृह में पहुंचकर थाली में रोली अक्षत सजाती वो अपने को रोक नहीं सकी। सिर झुकाए बुरी तरह सिसक उठी। जल्दी करो मम्मी, पापा कह रहे हैं मामा जी को अभी जाना है। नीलू भागती भागती आई।
रोनी ने मुंह फेरकर आंखें पोंछ लीं। उसके धनांध विवेक शून्य चित्त ने उसे फिर समझाया, क्या वो पति के उच्च वर्गीय अतिथियों के सम्मुख अपने पगले नंग धड़ंग भाई को लाकर खड़ा कर सकती थी? विभिन्न विभागों के सचिव, अनुसचिव, उनकी ओछी दम्भी पत्नियां, जिनमें से किसी का भाई ब्रिगेडियर था, किसी का मेजर, और उन सबके बीच सोफे पर लेटे बर्मी सिगार का विलासी धुआं छोड़ते उसके देबूदा। किस दुस्साहस से वह उस छितरी दाढ़ी पर लाल टिपकते अपने भगले भाई का परिचय दे पाती। मम्मी, मामा जी को मैं भी टीका करूँगी। उछलती कूदती नीलू बड़े उत्साह से रोली का थाल छीनकर भीतर भाग गई। तो ये थी कहानी मामा जी, शिवानी जी के द्वारा लिखित। सुनने के लिए धन्यवाद।